हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। तो चालू करें लेक्चर नंबर 18 सहलग्नता के विषय में। कल आपको बता दिया था, सारे क्रॉस जो हैं वो भी कंप्लीट हो गए थे। सहलग्नता का लास्ट टॉपिक बचा है सहलग्नता मानचित्र, लिंकेज मैप की एक बात करते हैं, ठीक है। और इस लिंकेज मैप के बाद अपन जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे लिंकेज के। तो हेडिंग लगा दें सहलग्नता मानचित्र लिंकेज मैप। लिंकेज मैप कह दो, सहलग्नता मानचित्र, मानचित्र या गुणसूत्र मानचित्र, क्रोमोसोमल मैप भी कहा जाता है। गुणसूत्र मानचित्र, ठीक है। क्या है लिंकेज मैप? एक गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र पर जीनों का रेखीय क्रम या रेखीय व्यवस्था, और उसके अलावा वो और क्या प्रदर्शित करता है, इन जीनों के मध्य सापेक्षी जो दूरी है, सापेक्ष जो दूरी पाई जाएगी जीनों के मध्य, उसको भी प्रदर्शित करता है। तो एक गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीनों का रेखीय क्रम और सापेक्ष दूरी को प्रस्तुत करने वाला या निरूपण करने वाला जो ग्राफीय प्रस्तुतिकरण होता है, वो ग्राफीय प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? लिंकेज मैप कहलाता है। सबसे पहले लिंकेज मैप खोजा गया है किसके द्वारा? मॉर्गन के स्टूडेंट के द्वारा। और मॉर्गन के उस विद्यार्थी का नाम क्या है? स्टुर्टीवेंट। क्या नाम है? स्टुर्टीवेंट। 1911 में खोजा था इन्होंने। क्या बताया था? दो जीनों के मध्य जो सापेक्ष दूरी होती है ये समानुपाती होती है किसके? परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर के, ठीक है। जीन विनिमय की जितनी प्रतिशतता होती है उतना ही क्या होता है, उनके बीच दूरी हो जाती है। तो डिस्टेंस बिटवीन जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ओके, अब क्रॉसिंग ओवर वैल्यू या परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कितना बनता है? तो इसका एक सूत्र है, फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है कि रिकॉम्बिनेशन कितनी संततियों में हुआ है बटे कुल संततियां कितनी हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन आ जाएगा। यूज क्या है, उपयोग क्या है इस मानचित्र का? एक गुणसूत्र पर जीनों की रेखीय व्यवस्था के विषय में अपने को जानकारी देता है। नंबर 2, जो जीन अपने को चाहिए, जैसे जीन मैनिपुलेशन में, ठीक है, जीन मैनिपुलेशन कब काम में लिया जाता है? कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर करनी हो, कोई इंप्रूव्ड वैरायटी, श्रेष्ठ नस्ल अगर बनानी हो, तो क्या किया जाता है? हार्मफुल जीन को, हानिकारक जीनों को हटा दिया जाता है और उपयोगी जीनों को जोड़ दिया जाता है। इसे जेनेटिक मैनिपुलेशन कहा जाता है। इस जेनेटिक मैनिपुलेशन में डिजायर्ड जीन जो है, उस डिजायर्ड जीन की पोजीशन पता करने में भी काम में आता है। कौन है? लिंकेज मैप। तो आ जाएं, ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है, इसको लिख देते हैं अपन। सहलग्नता मानचित्र क्या हो गया? एक गुणसूत्र पर जीनों की रेखीय व्यवस्था तथा इनके मध्य सापेक्ष दूरी, इनके मध्य सापेक्ष दूरी को दर्शाने वाला ग्राफीय निरूपण ग्राफीय निरूपण या ग्राफीय प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? निरूपण सहलग्नता मानचित्र कहलाता है।
कहलाता है। खोज की अगर बात करें तो किसने खोजा है? खोज मॉर्गन के विद्यार्थी के द्वारा खोजा गया है। नाम क्या है? स्टुर्टीवेंट द्वारा। स्टुर्टेवेंट द्वारा कब खोजा है? 1911 में। ठीक है। और जीनों के मध्य दूरी समानुपाती होती है प्रतिशत जीन विनिमय के, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर के। जीनों के मध्य दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रतिशत रिकॉम्बिनेंट पुनर्संयोजन परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कितने बनेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। या इसको मैं क्या कह सकता हूँ, या और इसको क्या कहा जा सकता है? जीन विनिमय प्रतिशतता की। क्योंकि अपने को पता है जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर उतना ही क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेंट बनेगा। तो जीनों के मध्य दूरी अगर इसके समानुपाती है तो जीनों के मध्य दूरी जीन विनिमय के बीच समानुपाती होती है, क्रॉसिंग ओवर के समानुपाती होती है। क्लियर होगी? तो ये अपना लिंकेज मैप का कंसेप्ट अपने सामने आता है। बात करें 1% रिकॉम्बिनेशन है या 1% क्रॉसिंग ओवर है तो दूरी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमॉर्गन। 2% क्रॉसिंग ओवर है तो 2 सेंटीमॉर्गन। 10% क्रॉसिंग ओवर है 10 सेंटीमॉर्गन। तो यहाँ इंपॉर्टेंट करके एक बात लिख लेना, 1% क्रॉसिंग ओवर, 1% क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय 1% है, 1%, तो दूरी कितनी? 1 सेंटीमॉर्गन। सेंटीमॉर्गन। इस सेंटीमॉर्गन को 1 छोटा सी और बड़ा m ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। 10% क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, 10% जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर, तो दूरी कितनी? 10 सेंटीमॉर्गन कह दो या 1 डेसीमॉर्गन कह दो, एक ही बात है। तो क्या बोल देंगे? 10 सेंटीमॉर्गन। ओके बच्चों। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला कौन सा है? परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन पुनर्संयोजन, या इसे ही क्या कहा जाता है? क्रॉस ओवर वैल्यू भी कहते हैं। क्रॉस ओवर वैल्यू किसके बराबर होती है? उन संततियों की संख्या जो रिकॉम्बिनेंट है अपॉन कुल संततियां कितनी हैं। तो पुनर्संयोजन संततियों की संख्या पुनर्संयोजक संतति की संख्या बटे कुल संतति की संख्या। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा किसका? परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन का। ऐसे परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन अपन निकाल सकते हैं भैया। उपयोग क्या है इस मानचित्र का? उपयोग, यूज, पहला गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के रेखीय क्रम के विषय में बताता है। जीनों के रेखीय
क्रम को प्रदर्शित करता है। ठीक है। नंबर 2, किसी विशिष्ट जीन की स्थिति का ज्ञान भी प्रदान करवाता है। किसी विशिष्ट जीन की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है। नंबर 3, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है, उस जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन की पोजीशन के विषय में अपने को ज्ञान देता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन को हटाने या जोड़ने हेतु स्थिति के बारे में बताता है। और जीन कौन सी? उपयोगी जीन। उपयोगी जीन जो है उसको हटाना है या जोड़ना है, इसके बारे में ज्ञान प्रदान करवाता है। ठीक है, तो ये यूज हो गई किसके? लिंकेज मैप की। ये अपना लिंकेज मैप जो है ये कंप्लीट होता है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। या अब अपन न्यूमेरिकल पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। लिंकेज न्यूमेरिकल्स, सहलग्नता से संबंधित न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ठीक है, पहले दो न्यूमेरिकल जो हैं वो मैं आपके सामने लिखता हूं, उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक गैमेट फॉर्मेशन लिंकेज में कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर अपन मॉड्यूल के न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। ओके, तो पहले वो दोनों न्यूमेरिकल मैं आपके सामने नोट डाउन कर देता हूं। ओके, हाँ तो बच्चों पहले अपन ये दो न्यूमेरिकल आपको बताए गए हैं, इन दोनों न्यूमेरिकल के विषय में मैं आपको बता देता हूँ। एक पादप है जिसमें ऊंचाई हेतु उत्तरदायी जो जीन है, जीन ऑफ हाइट जो है वो पूर्ण सहलग्न है किसके साथ में? पुष्प के रंग की जीन के साथ में। इसका मतलब है हाइट की जीन हमेशा किसके साथ जाएगी? पुष्प के रंग के साथ ही जाती है। एक क्रॉस करवाया गया शुद्ध रूप से लंबा और रंग वाला जो पुष्प है उस पादप का क्रॉस किसके साथ में है? शुद्ध रूप से बौने और जिसके पुष्प का रंग कैसा है? रंगहीन है, उसके साथ क्रॉस करवाया गया। जीनोटाइप तथा फिनोटाइप ज्ञात करना है जब क्या हो? F1 की सेल्फिंग हो और F1 का टेस्ट क्रॉस हो। तो इन दोनों ही स्थितियों में जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या आएगा वो अपने को पता करना है। तो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा भैया? F1 निकालना पड़ेगा। F1 निकाल लो। यहाँ पर प्योर टॉल और कलर्ड फ्लावर है, तो प्योर टॉल कैसा हो गया? कैपिटल T के द्वारा रिप्रेजेंट कर दूं मैं, तो प्योर टॉल कैसा हो गया? कैपिटल T। और कलर्ड कैसा हो गया? कैपिटल C। पूर्ण सहलग्न है तो इस प्रकार लिखा जाएगा। और अगर क्या होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो फिर ये क्या लिखे जाते हैं? तो फिर ये लिखा जाता है TT और CC।
इस रूप में लिखा जाता है, टॉल और कलर्ड। पूर्ण संलग्न है तो इस रूप में लिखा जाएगा इनको, ठीक है। इसका क्रॉस किसके साथ में है? शुद्ध रूप से बोने, क्रॉस करवाया है किसके साथ? शुद्ध रूप से बोने और रंगहीन पुष्प के पादप के साथ में, स्मॉल टी और स्मॉल सी, ये वाला एक क्रॉस बनेगा। ये जो क्रॉस लिखा है ना उसका जीनोटाइप ये लिख दिया मैंने। तो फिर यहाँ से बताओ F1 क्या बनेगा? यहाँ से अगर F1 की बात करूँ तो गैमेट कौन सा आएगा? कैपिटल टी कैपिटल सी। यहाँ से गैमेट कौन सा आएगा? स्मॉल टी स्मॉल सी। और इन दोनों के संलयन फलस्वरूप F1 बनता है TC और स्मॉल टी स्मॉल सी। अरे कंप्लीट लिंकेज है ना, तो कंप्लीट लिंकेज में इस प्रकार जो है अपने को वन शक्ति दर्शानी होगी। ये अपने को क्या प्राप्त हो गया भैया? ये अपने पास में आ गया F1। अब इस F1 की क्या करवा दो? सेल्फिंग करवा दो। F1 की सेल्फिंग मैं करवाता हूँ तो TC और स्मॉल TC का क्रॉस किसके साथ में? TC और स्मॉल TC के साथ में। क्या कर दो? F2 संतति का जीनोटाइप प्राप्त करना है तो पुन्नेट स्क्वायर बना दो, वेरी इजी। ये कैपिटल टी कैपिटल सी, स्मॉल टी स्मॉल सी, यहाँ कैपिटल टी कैपिटल सी, स्मॉल टी स्मॉल सी, ये आ जाएगा। इन दोनों का क्रॉस करवाऊँ तो क्या आएगा? TC और TC कैपिटल आएंगे दोनों। इसका इससे क्रॉस करवाऊँ तो ये क्या आएगा? TC ऑब्लिक स्मॉल टी स्मॉल सी आ जाएगा। इसका इससे करवाऊँ तो सेम यही आ जाएगा, ऐसा ही यहाँ पर TC स्मॉल टी और स्मॉल सी। स्मॉल स्मॉल का क्रॉस करवाया तो स्मॉल टी स्मॉल सी ऑब्लिक स्मॉल टी स्मॉल सी। अरे बोलो भाई। तो इस वाले केस में आप देखो, एक पादप तो ये बना है, दो हेट्रोजाइगस बने हैं और एक कैसा बना है? ड्वार्फ और कलरलेस बन जाएगा। तो मैं बात कर लूँ, एक प्लांट तो बना है कैसा? TC ऑब्लिक TC टाइप का, ठीक है। दो कैसे बने हैं? हेट्रोजाइगस टाइप के, दो बन गए TC ऑब्लिक स्मॉल टी स्मॉल सी रेशियो। एक बन गया कैसा? स्मॉल टी स्मॉल सी ऑब्लिक स्मॉल टी स्मॉल सी। तो ये तो जीनोटाइप आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो ये टॉल और कलर्ड है ना, तो यहाँ पर भी टॉल और कलर्ड है। ये तो रिसेसिव है, ये रिसेसिव अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेगी डोमिनेंट की प्रेजेंस में। तो एक और दो ये दोनों मिलकर कैसे बन रहे हैं? लंबे और कलर्ड फ्लावर बनेंगे। और यहाँ पर कैसा हो जाएगा? प्लांट बोना होगा और रंगहीन पुष्प जो हैं वो इसमें पाए जाएंगे। तो जीनोटाइप तो कैसा आ गया? इसके आधार पर जीनोटाइप तो आ गया भैया, जीनोटाइप का रेशियो तो आ गया 1:2:1। फिनोटाइप क्या है? ये दोनों क्या हैं? ये टॉल हैं एंड कलर्ड हैं। कितने हो गए? एक और दो मिलाकर तीन। और एक कैसा आ गया? एक आ गया ड्वार्फ तथा कलरलेस, कलरलेस आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत है? अब ये बन गया, इसका मतलब फिनो क्या आ गया मेरे पास में? फिनोटाइप आ गया भैया 3:1 है। अरे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलो F1 का टेस्ट क्रॉस हो तो क्या होगा? F1 का टेस्ट क्रॉस करवाता हूं भैया, करवा लो। F1 यही तो है ना, TC स्मॉल TC का क्या करवा दिया? टेस्ट क्रॉस का मतलब रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाना है, ठीक है। रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाया तो क्या आ गया? स्मॉल टी स्मॉल सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, कौन सा बनेगा? स्मॉल टी स्मॉल सी। इन दोनों के साथ में क्रॉस करवा दो, एक बार तो इसके साथ चला जाएगा, एक बार इसके साथ चला जाएगा। तो दो प्रकार के प्लांट इस क्रॉस के रिजल्टेंट बनेंगे। वो दो प्रकार के प्लांट कौन से बनेंगे वो मैं बना रहा हूँ। एक तो कैपिटल टी स्मॉल TC बन जाएगा और एक कैसा बन जाएगा? ये इसको अलग कर दो इधर वाले को, ठीक है। एक कैसा बन जाएगा? स्मॉल टी स्मॉल सी स्मॉल टी स्मॉल सी। इसका मतलब टॉल और कलर्ड एक बनेगा, ड्वार्फ और कलरलेस एक बनेगा। तो फिनोटाइप 1:1 बनेगा, जीनोटाइप भी 1:1 बनेगा, क्योंकि एक जीनोटाइप तो ये है, दूसरा जीनोटाइप ये है। तो फिनो और जीनो दोनों ही क्या बनते हैं? यहाँ पर फिनो कितना आ गया? 1:1। जीनो कितना आ गया? 1:1। अरे बोलो भाई, इजी है ना? हाँ, तो इस प्रकार से इनको सोल्व आउट कर लेना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
दो सहलग्न जीन हैं ए तथा बी, 20% पुनर्संयोजन दर्शा रही हैं। सहलग्न है, लिंकेज है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट बन रहा है कितना, 20%। इसका मतलब लिंकेज का प्रकार कौन सा हो गया, पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्ण में तो सारे पैतृक बनने चाहिए थे, सारे पेरेंटल बनने चाहिए थे। यहाँ पर पेरेंटल के अलावा क्या बन रहा है, रिकॉम्बिनेंट भी बन रहा है, पुनर्संयोजन का निर्माण भी हो रहा है। इसका मतलब लिंकेज कैसा हो गया, अपूर्ण सहलग्नता होगी, इनकम्प्लीट लिंकेज ये कहला गया। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया गया, उसकी जो संतति है वो संतति द्वारा बनाए गए विभिन्न युग्मकों का प्रतिशत क्या होगा। इन पैतृकों के द्वारा युग्मक नहीं पूछा, इन पैतृकों से जो संतति बनेगी उसके द्वारा जो युग्मक हैं वो कितने बनेंगे। तो पहले तो क्रॉस देख लें, क्रॉस क्या है, क्रॉस कह रहा है आपसे प्लस 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 का मतलब होता है प्रभावी। इसका क्रॉस किसके साथ में है, ए बी और ए बी के साथ में है। तो यहाँ से गैमेट कौन सा आएगा, प्लस प्लस आ जाएगा, यहाँ से गैमेट कौन सा आएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी आ जाएगा। F1 संतति कैसी बन जाएगी, यहाँ पर प्लस प्लस और स्मॉल ए स्मॉल बी, ये क्या बन जाती है, अपनी F1 संतति बन जाती है भैया। ठीक है, अब ये F1 संतति कितने प्रकार की युग्मक बनाएगी, क्या क्या प्रतिशत में बनाएगी। तो पहले बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये 2 गैमेट बनाएगी या ये 4 गैमेट बनाएगी। ये भैया 2 गैमेट बनाती अगर 100% कैसे बनते, पैतृक बनते, लेकिन यहाँ पर 20% क्या बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं। याद कर लो, ड्रोसोफिला के केस में क्रॉस करके दिखाया था मैंने आपको, नर ड्रोसोफिला कंप्लीट लिंकेज दर्शाता है, 2 ही प्रकार के युग्मक बना रहा था, लेकिन मादा ड्रोसोफिला जो है वो अपूर्ण सहलग्नता इनकम्प्लीट लिंकेज दर्शाती है। तो कितने प्रकार के युग्मक बनाती है, 4 प्रकार के। पुनर्संयोजन बन रहा है तो इससे अपने को पता लग गया कि ये इनकम्प्लीट लिंकेज है, इनकम्प्लीट लिंकेज है, इसका मतलब कितने प्रकार के गैमेट बन जाएंगे, यहाँ पर 4 प्रकार के गैमेट बन जाएंगे। और कौन कौन से बन जाएंगे, याद करो, एक तो ये आ जाएगा ऐसा का ऐसा, दूसरे किनारे पर ये आ जाएगा, तो एक तो बन गया प्लस प्लस टाइप का और एक बन गया ए बी टाइप का। अब जो 2 पुनर्संयोजन बन रहे हैं उसमें एक में तो प्लस के साथ ए आ जाएगा, दूसरे में प्लस के साथ बी आ जाएगा, प्लस ए बन जाएगा और प्लस बी बन जाएगा। ये दोनों क्या हैं, पैतृक हैं, ये दोनों क्या हैं, रिकॉम्बिनेंट हैं। रिकॉम्बिनेंट कितना बता रखा है, 20% है, तो 100 में से 20 को माइनस कर दो, पेरेंटल कितना बन जाएगा, 80% बन जाएगा। कहने का मतलब है प्लस प्लस ये पेरेंटल है और ए बी ये पेरेंटल है। बोलो जी, इन दोनों की बात करूं तो कितना बन रहा है, 80% बन रहा है भैया। और रिकॉम्बिनेंट इन दोनों की बात करूं, प्लस ए और प्लस बी, ये दोनों कितने बन रहे हैं, 20% बन रहे हैं। ये दोनों मिलकर 20 हैं, इसका मतलब इस अकेले का कितना योगदान है, 10%। इसका कितना है, 10 है। तो बताइए प्लस प्लस का कितना है, आधा कर दो 80 का, कितना हो जाएगा, 40। और ए बी का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकल गया, जो प्लस प्लस टाइप का पेरेंटल गैमेट बनेगा वो 40% बनेगा, ए बी टाइप का पेरेंटल गैमेट बनेगा वो 40% बनेगा, प्लस ए टाइप का 10% बनेगा, प्लस बी टाइप का 10% बन जाएगा। अरे ओके, तो ये 2 न्यूमेरिकल थे, अच्छे न्यूमेरिकल हैं, ये यहाँ पर करवाए। अब अपन बात करते हैं लिंकेज में युग्मक निर्माण कैसे होता है, उसके बाद अपन मॉड्यूल के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इसको वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लें या मिटा दें, चलो। मेंडलवाद की बात करें, जहां टाइप ऑफ गैमेट अपने से पूछा था, युग्मकों के प्रकार पूछा था, वहां पर अपने एक ही बात कही थी कि 2 की पावर n, और वहां पर n क्या था, हेटेरोजाइगोट का नंबर, विषम युग्मजी की संख्या। तो 2 की पावर n से टाइप ऑफ गैमेट वहां पर निकाल रहे थे, लेकिन सहलग्नता की स्थिति में 2 की पावर n डायरेक्ट नहीं लगेगा, लगेगा तो सही, लेकिन डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहले लिंकेज के लिए निकालना होगा n1, और फिर कोई जीन ऐसी भी उपस्थित होगी जो स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शा रही है, उसके लिए n2 निकालना होगा, n1 और n2 को जोड़ना होगा, तो अपने पास में n आ जाएगा। और n आने के बाद अपने को क्या करना है भैया, 2 की पावर n फॉर्मूला लगाना है। जो बात मैंने अभी मिटाते समय बताई है, उसी सारी बात को ही प्रदर्शित करूंगा अभी। तो हेडिंग लगा लें पहले, सहलग्नता में युग्मक निर्माण। सहलग्नता में युग्मक निर्माण।
ठीक है, क्या बोला है, एक क्वेश्चन के रूप में बता देता हूं इसको मैं आपको। ए तथा बी जीन पूर्ण सहलग्न है। पूर्ण सहलग्न है, ठीक है, कंप्लीटली लिंक्ड है। तो फिर अपने को क्या करना है, निम्न स्थितियों में युग्मकों के प्रकार को ज्ञात कीजिए। कौन सी स्थितियां हैं, एक कंडीशन है अपने पास में ए बी सी, दूसरी कंडीशन है ए बी सी हेटेरोजाइगस विषम युग्मजी, तीसरी कंडीशन है ए बी हेटेरोजाइगस सी बी विषम युग्मजी, और चौथी कंडीशन हो जाएगी ए बी हेटेरोजाइगस बी बी हेटेरोजाइगस और सी भी क्या हो जाएगा बच्चों, हेटेरोजाइगस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, सहलग्नता में तो सहलग्नता में 2 की पावर n डायरेक्ट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, दो स्थितियां हैं यहाँ पर, वो जीन है जिसमें सहलग्नता है, वो जीन है जो स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शा रही हैं। तो क्या करना है अपने को, सहलग्न जीन हेतु N1 ज्ञात करना है, ठीक है जी, और स्वतंत्र अपव्यूहन हेतु क्या करना है, N2 ज्ञात करना है। फिर अपने को क्या करना है, n निकालना है। n कैसे आ जाएगा, n1 प्लस n2 के द्वारा आ जाता है। सहलग्न जीन हेतु n1 ज्ञात करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, दो स्थितियां हैं। अगर सहलग्नता में समयुग्मजी स्थिति है, समयुग्मजी स्थिति कौन सी है, जब सहलग्न जीनें सारी की सारी कैसी हों, एक ही जैसी हों, तो ये ए बी जीन की समयुग्मजी अवस्था बन गई। समयुग्मजी अवस्था हो तो ऐसी स्थिति में n1 बराबर क्या आता है, 0 आता है भैया। और विषम युग्मजी हो, विषम युग्मजी अवस्था हो, और विषम युग्मजी कौन सी है, ये भी समयुग्मजी है। ये ए और बी जो सहलग्न है उनमें विषम युग्मजी आ गया, एक विषम युग्मजी, यहाँ पर दो विषम युग्मजी आ गए सहलग्न जीनों में। सी की तो बात करनी नहीं है, सी तो स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शा रहा है। ठीक है, तो विषम युग्मजी चाहे एक हो चाहे दो हो, विषम युग्मजी अवस्था में n1 हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। विषम युग्मजी एक आ गया तो भी n1 बराबर 1 है, और विषम युग्मजी 2 आ गया तो भी n1 बराबर 1 ही रहेगा। ये खास बात है किसकी, सहलग्नता की। विषम युग्मजी चाहे 1 या 2 या 3 हो या इससे भी ज्यादा हो, n1 हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। स्वतंत्र अपव्यूहन के लिए n2 ज्ञात करना है, तो जितना विषम युग्मजी उतना n2, वो तो डायरेक्ट ही लग जाएगा जो आपने पहले देखा हुआ है, 2 की पावर n आया ना। तो
विषम युग्मजी की संख्या विषम युग्मजी की संख्या जितनी होगी उतना ही क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इन दोनों बातों को मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पर। ए और बी कंप्लीटली लिंक्ड है ना, ए और बी कंप्लीटली लिंक्ड हैं, लेकिन संलग्न जीन हेतु, लिंक्ड जीन हेतु समयुग्मजीय अवस्था है, समयुग्मजीय है, N1 बराबर क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है भैया। तो N1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर ये स्वतंत्र अपव्यूहन स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शा रही है, इसका मतलब एक भी हेटेरोजाइगस नहीं है, तो N2 भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर आप क्या बोल सकते हो, N बोल सकते हो। तो N इज इक्वल टू N1 प्लस N2, इन दोनों को मिलाए तो कितना आया, 0। अब फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, 2 की पावर n, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है भैया, आया ना। अब कौन से बनेंगे वो देख लो। ए और बी होमोजाइगस है तो हमेशा साथ साथ ही जाएंगी, एक साथ लिखना है इनको। सी भी होमोजाइगस है तो अपने को वो पहले ही पता है, फोर्क लाइन मेथड से गैमेट बनाए हुए हैं। होमोजाइगस को एक बार लिखा जाता है, हेटेरोजाइगस को अलग अलग लिखा जाता है। तो यहाँ से एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा, वो कौन सा बनेगा, ए बी सी, एक टाइप का गैमेट बन गया। और यहाँ पर संख्या भी कितनी आ रही है अपनी, एक ही आ रही है। अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आगे इसमें देखो, ए और बी सहलग्न है और यहाँ पर हेटेरोजाइगस एक भी नहीं है, तो N1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाली जीन। N2 बराबर कितना आ जाएगा, एक हेटेरोजाइगस है तो N2 बराबर 1 आ जाएगा। तो N बराबर क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 आ जाएगा, बराबर क्या बोल दो, 1। तो अब फॉर्मूला लग जाएगा 2 की पावर n, 2 की पावर 1 बराबर कितना, 2। अब 2 कौन सा, A और B तो एक साथ ही जाएंगे। अब ये ए बी जो है ये कैपिटल सी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल सी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल सी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल सी के साथ भी जा सकता है। तो ये ए बी सी ये रूप बन जाएगा। और यहाँ अगर बात करें तो ए बी स्मॉल सी ये वाला रूप बन जाएगा। अरे निकाल सकते हो ऐसे गैमेट, बिल्कुल। तो तीसरे का निकालो जरा। तीसरे में देखो, ए और बी सहलग्न है, ए और बी सहलग्न तो हैं, यहाँ से N1 निकलेगा, कितना हेटेरोजाइगस है, एक है, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये N2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। N बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा, बराबर 2। फॉर्मूला लग जाएगा 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4। 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कौन कौन से, इसमें संभावना क्या है, इसमें संभावना ये है भैया, ए और बी तो सहलग्नता दर्शा रही हैं। एक तो कॉम्बिनेशन ये बनेगा, और दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, कैपिटल ए किसके साथ जाए, स्मॉल बी के साथ। तो सहलग्नता की स्थिति में दो केस बन गए, एक तो कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ जाए और एक कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जाए, दो कंडीशन बनेंगी, ठीक है। अब जो कैपिटल ए कैपिटल बी बना है ये सी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल सी के साथ भी जा सकता है। तो ये दो प्रकार से क्या हो सकता है, वंशागत हो सकता है, किसके साथ में, कैपिटल सी या स्मॉल सी। ऐसे ही ये वाला भी कैपिटल सी और स्मॉल सी के साथ जा सकता है। तो एक गैमेट तो बन गया ए बी कैपिटल सी, ए बी कैपिटल और स्मॉल सी, यहाँ बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, यहाँ बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो मैंने आपको बनाकर बता दिया है, ओके। अब लास्ट वाला देख लो क्या है, ये दोनों सहलग्न हैं तो यहाँ से N1 निकाल लो, कितने हैं, 2 हैं, तो N1 बराबर कितना आएगा, 2 नहीं आएगा। मैंने कहा था विषम युग्मजी चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, N1 हमेशा कैसा आता है, 1 ही आएगा। इसके लिए याद रखना भैया, ये जो 1 आ रहा है ना इस स्थिति में, ऑलवेज हमेशा एक ही आएगा, चाहे विषम युग्मजी की संख्या 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो। यहाँ पर 2 है तो N1 बराबर 1 ही आएगा, और यहाँ पर N2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। N बराबर क्या आ गया, 1 प्लस 1 बराबर 2। तो गैमेट का टाइप 2 की पावर n, 2 की पावर 2 बराबर कितना बन गया, 4। अब यहाँ पर कंडीशन कौन सी है, ए और बी तो सहलग्न हैं, ये तो एक साथ रहेंगी।
तो दूसरा केस कौन सा बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी का बन जाएगा। तो कौन कौन से केस बने, एक तो बना ए बी और एक बना ए बी। ये ए बी दोनों के साथ जा सकता है सी और स्मॉल सी के साथ, स्मॉल ए बी भी दोनों के साथ जा सकता है सी और स्मॉल सी के साथ। चारों प्रकार के गैमेट बना लो। अरे इजी है। तो ये सहलग्नता में गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको मैंने समझा दिया। अब मॉड्यूल के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। किया, चलो मॉड्यूल ओपन कर लो। स्टेज वन, स्टेज वन में जहां 2 जीनों की वंशागति चालू हुई है वो ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 88 होगा, देखो देखें 88 नंबर का क्वेश्चन होगा, वहां से बात होगी लिंकेज की। स्टेज 1 और स्टेज 2 इन दोनों के क्वेश्चन मैं करवाता हूं और स्टेज 3 एक साथ सॉल्व करेंगे अपन कंबाइनली, जो आपका दिमाग भी चलने लग जाए कि कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगता है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 अपन सॉल्व करते आ रहे हैं। आ जाएं स्टेज 1 पे। हाँ तो बच्चों अब अपन मॉड्यूल के जो न्यूमेरिकल्स हैं लिंकेज के उनकी ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाएं, स्टेज नंबर 1 ओपन कर लें आप, ठीक है। स्टेज नंबर 1 में क्वेश्चन देखेंगे भैया, कौन सा क्वेश्चन नंबर 38 देखें सबसे पहले, ठीक है। मॉर्गन ने पीले शरीर युक्त श्वेत आंखों वाली मादाओं का संकरण, येलो बॉडी व्हाइट आई का संकरण भूरे शरीर युक्त लाल आंखों वाले नरों से करवाया, ब्राउन बॉडी रेड आई से करवाया, तथा इनकी F1 संतति के मध्य संकरण करवाया, F1 की सेल्फिंग करवा दी, ठीक है। उन्होंने देखा कि क्या देखा, F2 अनुपात 9:3:1 के अनुपात से अत्यधिक सार्थक रूप से विचलित हो जाता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वैसे देखें तो क्रॉस नहीं करवाना है इसमें आपको कुछ भी। F2 जो रेशियो आएगा वो 9:3:1 जो अनुपात आ रहा था, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आ रहा था, यहाँ पर तो मॉर्गन की बात आ गई, ड्रोसोफिला की बात आ गई, तो सहलग्नता की बात आएगी, लिंकेज की बात आएगी। लिंकेज की बात आएगी तो स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होगा, स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होगा तो रेशियो 9:3:1 नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो क्या देखा, सही कथन का चयन करना है अपने को। 9:3:1 से विचलित हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, सही बात है। दोनों जीन एक दूसरे से स्वतंत्रता पूर्वक पृथक नहीं होते, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो मेंडेलिज्म में देखा जा रहा था, लिंकेज में नहीं है। F2PD में पुनर्संयोजक जो है वो प्रकार प्राप्त नहीं होते हैं। F2PD में रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। अगर नर ड्रोसोफिलाई होता ना तो रिकॉम्बिनेंट नहीं बनते, 100% कैसे होते हैं, पेरेंटली होते हैं। लेकिन यहाँ पर मादा का क्रॉस हो रहा है नर के साथ में, इसका मतलब सहलग्नता तो है, और कैसी है, अपूर्ण सहलग्नता है। और अपूर्ण सहलग्नता के केस में अपन ने क्या बोला था, पैतृक 50% से ज़्यादा और नए कॉम्बिनेशन 50% से कम प्राप्त होते हैं। तो तीसरा गलत हो गया। दोनों जीन एक दूसरे से स्वतंत्रता पूर्वक पृथक हो जाते हैं, नहीं होते। अगर पृथक हो जाते तो फिर सहलग्नता की बातें नहीं होती। तो ए और बी दोनों सही हैं, बाकी सी और डी गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स ने जीनों के मध्य दूरी की माप के रूप में देखा था, और ऐसा किसने, स्टूडेंट मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे उन्होंने देखा था। और ऐसा किसके ऊपर देखा था, एक ही गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जो जीनें हैं उनकी बात की थी उन्होंने, क्योंकि लिंकेज मैप एक ही गुणसूत्र पर बनता है। याद करो, लिंकेज मैप के लिए एक सीधी लाइन बनाई जाती है सबसे पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर स्टूडेंट और समान गुणसूत्र कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। चलें आगे, चलो तो क्वेश्चन नंबर 67 देखें भैया। उस नर ड्रोसोफिला द्वारा कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न किए जाएंगे जिसमें X गुणसूत्र पर 2 जीनों की निम्न व्यवस्था है। अब यहाँ पर बच्चे जो हैं वो दिमाग लगाने लगते हैं, गुणसूत्रों को अलग अलग करने लगते हैं और प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने लगते हैं। नहीं भैया, सवाल में नर ड्रोसोफिला दे दिया ना, नर ड्रोसोफिला का मतलब है पूर्ण सहलग्नता, और पूर्ण सहलग्नता का मतलब है 2 प्रकार के युग्मक। और मादा ड्रोसोफिला होता तो कितने प्रकार के युग्मक है, 4 प्रकार के युग्मक। अरे क्रॉस करके बताया है ना, हाँ।
तो 67 का कौन सा चला जाएगा, दो प्रकार के युग्मक, पहला ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, तो स्टेज 1 में तो लिंकेज के ये क्वेश्चन है, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है वो देख लेना आप। स्टेज 2 आ जाएं। स्टेज 2 में देखें क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, 64 की बात करते हैं अपन। जब जीनों का समूह संलग्नता का व्यवहार दर्शाता है तो वे, अब ग्रुप ऑफ जीन है वो संलग्नता दर्शा रही हैं, एक दूसरे के साथ ही इनहेरिट हो रही हैं, तो क्या होगा, गुणसूत्र मानचित्र नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, बात गलत है, गुणसूत्र मानचित्र की बात होगी संलग्नता अगर होगी तो। अर्धसूत्री विभाजन के समय पुनर्संयोजक दर्शाते हैं, बन भी सकता है नहीं भी बनेगा, कंप्लीटली इसको सही कहना गलत बात है। स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते, अगर सवाल में संलग्नता दे दिया तो स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं आएगा, ये बात ऑलवेज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा आंसर। कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं, तो संलग्नता कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, इसका कोई संबंध है ही नहीं। ठीक है, तो 64 का आंसर चला गया 3। नेक्स्ट आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 84, फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। पूर्ण संलग्नता के संबंध में विषम को चुनिए। पूर्ण संलग्नता के लिए कौन सा ठीक नहीं है। F2PD में 100% जनकीय संयोजक बनेंगे, याद करो मेल ड्रोसोफिला का क्रॉस करवाया था और 100% पेरेंटल बन रहे थे, सही बात है। द्विसंकर संकरण में F2 लक्षण प्रारूपिक अनुपात 3:1 होता है। ठीक है, तो कंप्लीट लिंकेज होता है, तो डाई हाइब्रिड के रेशियो मोनो हाइब्रिड के जैसे आने लगते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो डाई हाइब्रिड का जो रेशियो आएगा वो 3:1 आएगा, फिनोटिपिक रेशियो। द्विसंकर परीक्षण, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो भी मोनो हाइब्रिड की तरह ही आएगा, 1:1:1:1 आना चाहिए था डाई हाइब्रिड में तो, लेकिन संलग्नता पूर्ण है, इसका मतलब 1:1 हो जाएगा मोनो हाइब्रिड के जैसा, ये बात भी ठीक है। संलग्न जीन पुनर्वर्तित रूप से पृथक होने की प्रवृत्ति रखती हैं, ये जो स्टेटमेंट है नंबर 4 ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अपव्यूहन को बता रहा है, इसलिए विषम कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 ही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, वह अवस्था जिसमें एक विषम युग्मजी 2 जोड़ी सहलग्न जीन रखता है, जिसमें से 2 प्रभावी जीन एक समजात गुणसूत्र पर तथा 2 अप्रभावी जीन दूसरे गुणसूत्र पर हैं, क्या कहलाती है ये व्यवस्था। दोनों समजात एक पर हैं और असमजात अलग अलग है, तो बात कर लेते हैं। स्टेज 2 चल रही है ना, स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 85। अरे भैया स्टेज 2 ही है ना, बिल्कुल। ये क्या कह रहे हैं, दोनों डोमिनेंट ए पर हैं, एक गुणसूत्र पर हैं, दोनों रिसेसिव दूसरे पर हैं, ये व्यवस्था क्या कहलाती है, इसको सिस व्यवस्था कहते हैं। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, सिस व्यवस्था वाला, ऑप्शन नंबर 1 चला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, मनुष्य नर में कितने सहलग्न समूह पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। 83 की बात करें तो 83 मनुष्य की बात करें तो टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं, 2n बराबर, और n बराबर कितना होता है, 23 होता है। और हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम ही क्या बताते हैं, लिंकेज ग्रुप बताते हैं, लिंकेज ग्रुप बताते हैं। अगर ह्यूमन में पूछे तो ह्यूमन में तो 23 चले जाएंगे, लेकिन ह्यूमन में भी 2 केस बनते हैं, एक तो बनता है नर का और एक बनता है मादा का। नर की अगर बात करें तो 22 जोड़े ऑटोसोम हैं प्लस X और Y, तो ये हेमिजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 22 सहलग्न समूह तो ये हो गए, एक X हो गया और एक ये हो गया, तो 22, 23 और 24। तो नर में कितने होते हैं, 24 लिंकेज ग्रुप होते हैं, लिंकेज ग्रुप होते हैं। लेकिन मादा की अगर बात करें तो मादा में 22 प्लस XX कंडीशन होती है, तो एक लिंकेज ग्रुप तो ये है और 22 लिंकेज ग्रुप ये हैं। तो मादा में कितने होते हैं, 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नर में पूछे तो कितने लिंकेज ग्रुप बताने हैं, कितने सहलग्न समूह है, 24 बताने हैं भैया। अरे ओके, आंसर चला जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87 देखें, द्विसंकर परीक्षण संकरण में सहलग्न अनुपात
7117 का अर्थ है। ठीक है, तो ये जो है बेटसन और पुन्नेट ने जब सहलग्नता 1906 में खोजी थी मटर के पौधे के ऊपर, उस समय ये क्रॉस करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, तो एक क्रॉस में तो इनको ऑब्टेंड होता है 7:1:1:7। ठीक है, और दूसरे क्रॉस में इनको ऑब्टेंड होता है 1:7:7:1। ठीक है, इस प्रकार में तो इन्होंने क्या देखा, ये दोनों क्या हैं, पेरेंटल हैं, बाहर वाले, ये तो पेरेंटल हैं, और ये क्या हैं, ये हैं भैया रिकॉम्बिनेंट। यहां पर इन्होंने क्या देखा था, ये तो क्या बन रहे हैं, पेरेंटल, और ये क्या बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट। अगर सिस व्यवस्था होती है तो सिस व्यवस्था में अपने को ये रेशियो ऑब्टेंड होता है, और ट्रांस व्यवस्था होती है तो ट्रांस व्यवस्था में ये रेशियो ऑब्टेंड होता है। ठीक है, तो ये एक एडिशनल बात है, ये आपको याद रखनी है। बेटसन और पुन्नेट ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करके ये चीजें खोजी थी। तो अपने को सवाल में क्या दे रखा है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 87। एक डाई हाइब्रिड परीक्षण संकरण है, टेस्ट क्रॉस है, और उसमें सहलग्न अनुपात 7:1:7 आता है। इसका मतलब पेरेंटल कितने बन रहे हैं, 14, और नए कॉम्बिनेशन बीच वाले कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो 14 तो पेरेंटल हो गए और 2 कैसे हो गए, रिकॉम्बिनेंट हो गए। ये रहे पेरेंटल और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट, तो 14 पेरेंटल और 2 पुनर्संयोजक बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, गुणसूत्र मानचित्र के संबंध में गलत को पहचानिए। लिंकेज जो मैप है उसके लिए गलत जो है वो पता करना है अपने को। गुणसूत्र पर जीन की स्थिति पता लगाने में जीन विनिमय महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जितना क्रॉसिंग ओवर होगा उतना लिंकेज कम हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर इनवर्स होता है लिंकेज के। ठीक है, पुनर्संयोजक आवृत्ति जीनों के मध्य दूरी पर निर्भर करती है। रिकॉम्बिनेंट उतने ही ज़्यादा बनेंगे जितनी ज़्यादा जीनों के मध्य दूरी पाई जाएगी। जीन पास पास तो लिंकेज ज़्यादा, लिंकेज ज़्यादा, क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल दूरी पर निर्भर करता है। पुनर्संयोजक आवृत्ति जीनों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। रिकॉम्बिनेंट जितने बनेंगे इसका मतलब है दूरी उतनी ही ज़्यादा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रिकॉम्बिनेशन पुनर्संयोजक की आवृत्ति जो है वो समानुपाती कहलाती है, किसके, दूरी के, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, सहलग्नता के। अरे बोलो भाई, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। विभिन्न जीनों का क्रम तथा सापेक्षिक दूरी पुनर्संयोजक आवृत्ति के रूप में ग्राफीय रूप से निरूपित की जाती है। ये अपनी जो है लिंकेज मैप की डेफिनेशन बनती है कि वो ग्राफीय निरूपण जिसमें 2 जीनों के मध्य सापेक्षिक जो दूरी है उसके विषय में बताया जाता है, और साथ ही इससे जो है वो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी ऑब्टेंड होती है। ठीक है, तो 88 का आंसर कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 90, द्विसंकर परीक्षण संकरण में 82% जनकीय प्रकार तथा 18% पुनर्संयोजक जीनों के मध्य किसे दर्शाता है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 90 देखें। 90 वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। 82% तो पेरेंटल बन रहे हैं और 18% कैसे बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट, पुनर्संयोजक बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं। इसका मतलब 100% पेरेंटल बनते तो सहलग्नता कैसी होती, पूर्ण, लेकिन यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट भी बन रहा है पेरेंटल के अलावा। ये किसको दर्शा रहा है, अपूर्ण सहलग्नता को। अपूर्ण सहलग्नता को प्रदर्शित करता है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, 90 का फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, अरे ओके। क्वेश्चन नंबर 91, ड्रोसोफिला में एक क्रॉस में विषम युग्मजी धूसर शरीर तथा लंबे पंख वाले सदस्य का संकरण काले शरीर तथा हाश्रित पंख वाले सदस्य से करवाया जाता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग वाले से करवाया है। किसका क्रॉस, ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग वाले से। संतति निम्न अनुपात रखती है, धूसर हाश्रित 24, धूसर लंबे 126, काले लंबे 26 और काले हाश्रित 124। जनसंख्या में पुनर्संयोजक की संख्या कितनी होगी। रिकॉम्बिनेंट अपने से पूछा है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना भैया, तो क्रॉस के चक्कर में मत पड़ जाना है। इसमें क्रॉस नहीं देखना है, इसमें
डायरेक्ट आप तो देखो कि क्या क्या बताया हुआ है। दूसर आश्रित कितने हैं? ग्रे वेस्टिजियल दूसर आश्रित हैं 24, और ग्रे लॉन्ग कितने हैं? ग्रे लॉन्ग ये कितने हैं बच्चों? 126। ब्लैक लॉन्ग कितने हैं? ब्लैक लॉन्ग हैं कितने? 26, और ब्लैक वेस्टिजियल कितने हैं? 124 हैं। ठीक है। क्रॉस किससे करवाया है? विषम युग्मजी धूसर शरीर और लंबे पंख वाले से क्रॉस करवाया है। कहने का मतलब है ग्रे लॉन्ग जो है ना, उसका क्रॉस किससे करवाया गया है? उसका क्रॉस करवाया है भैया ब्लैक और वेस्टिजियल से, ब्लैक एंड वेस्टिजियल। ठीक है। ग्रे लॉन्ग पेरेंट है, तो ग्रे लॉन्ग ये पेरेंट बन गया, ये पेरेंट हो गया। ब्लैक वेस्टिजियल पेरेंट है, ये पेरेंट बन गया। और अपने को पता है पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट से ज़्यादा आता है किसमें? अपूर्ण सहलग्नता की स्थिति में। ये टोटल कितने हैं? इनको टोटल को आप काउंट कर लो। 24 हो गया, 126 हो गया, 26 हो गया और 124 कहला गया। टोटल काउंट किए तो 6 और 4 10, 10 और 4 16 और 4 20, असल 2, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, एक ऊपर चला जाएगा 300, टोटल आ गए 300। रिकॉम्बिनेंट कितने बन रहे हैं? ये रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है, तो 26 और 24 तो रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं कितने? 50। टोटल कितने हैं? 300। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने बताया था कि रिकॉम्बिनेंट संतति की संख्या अपॉन कुल संतति की संख्या गुना 100 करना होता है। ये इससे चला गया। ठीक है जी। ये इससे करते हो तो अपने को पता है 17 3 51 होते हैं, तो 17 से थोड़ा सा कम आएगा, और 17 से थोड़ा सा कम आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा? 91। कौन सा आ रहा है 17 से थोड़ा सा कम? 16.7। इसको सोल्व आउट करोगे तो 16.7 जो है वो अपनी क्या आ जाएगी? रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है। क्रॉस वगैरह कुछ नहीं करवाना है, संख्या को देखकर क्रॉस ये लिख दिया, इससे अपने को पता चल गया ये पेरेंटल, ये पेरेंटल, ये दोनों क्या बन गए? वेस्टिजियल। और डायरेक्ट भी अपन निकाल सकते हैं कि पेरेंटल जो हैं वो क्या बनते हैं? 50% से ज़्यादा, और पुनर्संयोजक जो होते हैं वो 50% से कम ऑब्टेंड हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, सीडी जीन वाले समयुग्मजी का संकरण इनके वन्य प्रकार से करवाया जाता है। वन्य प्रकार मतलब है प्लस प्लस से करवाया जाता है। ठीक है। तथा F1 का पश्च संकरण करवाया जाता है, बैकक्रॉस करवाया जाता है। किससे? अप्रभावी से। और अप्रभावी से बैकक्रॉस क्या कहलाता है? F1 का अप्रभावी पैतृक से क्रॉस क्या कहलाता है? वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। संततियों की संख्या निम्न है। C तथा D जीनों के मध्य की दूरी को अपने को पता करना है। ठीक है। तो संख्या आपको दे रखी है सामने, देखो क्या है, देखते ही पता लग जाता है। मैं केवल लिख रहा हूं इसलिए टाइम लगेगा। प्लस प्लस CD प्लस D और कौन सा? C प्लस। संख्या कितनी दी हुई है? देख लो 903। ये कितना दिया हुआ है? 897। अगला कितना दिया हुआ है? 98। अगला कितना दिया हुआ है? 102, 102। ठीक है। तो अपने को पता है CD जीन वाले समयुग्मजी का संकरण वन्य प्रकार से करवाया है। वन्य प्रकार ये रहा, वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप। और CD जीन वाले का ये भी क्या है? ये पेरेंट है। तो वाइल्ड टाइप भी क्या है? ये भी पेरेंट है। ये दोनों तो पैतृक बन गए। पैतृक कितने बन गए? 903 और 897, तो ये कितने हो गए? 1800। ये तो पेरेंटल बन गए। रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? 200। तो 200 क्या कहला गए? पुनर्संयोजक रिकॉम्बिनेंट। अब C और D के बीच दूरी है, पूछा है, तो दूरी का मतलब क्या हो गया? जितना प्रतिशत रिकॉम्बिनेशन उतनी ही क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकाल लो। परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? 200। कुल कितने हैं? 1800 और 200, 2000 गुना 100 कर दो भैया। ये 2 बिंदी गई,
इससे ये बिंदी चली गई, इस 2 से ये 20, 10 चला गया, तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कितना आ गया, 10% आ गया। 1% रिकॉम्बिनेशन बराबर 1 सेंटीमॉर्गन, तो 10% रिकॉम्बिनेशन बराबर कितना, 10 सेंटीमॉर्गन। और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, पेरेंटल ज़्यादा हैं और रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो और टोटल में से फिर ऐड करके इनको क्या कर लो, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकाल लो। अरे इजी है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, 10 सेंटीमॉर्गन। और सेंटीमॉर्गन को मैप यूनिट भी कहते हैं। 10 सेंटीमॉर्गन कह दो या 10 मानचित्र इकाई मैप यूनिट कह दो, एक ही बात है। ओके भैया, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 92। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। पहले मिटा दें इसको। (93) देखें भैया। माना जीन ए तथा बी जो है वो सहलग्न है, लिंकेज पाया जा रहा है इनके बीच में, और 40% पुनर्संयोजकता ये दर्शाते हैं। इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन बन रहा है तो लिंकेज कैसा है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। यदि वाइल्ड टाइप प्लस प्लस का संकरण रिसेसिव ए बी से करवाया जाता है तो F1 में युग्मकों का प्रकार व अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रखा है, ए और बी में क्या पाई जा रही है, सहलग्नता पाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 93। रिकॉम्बिनेशन कितना है, 40% है, तो 2 रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। 2 रिकॉम्बिनेंट कितने बन रहे हैं, 40%, तो पेरेंटल कितने बन रहे हैं, पेरेंटल बराबर 100 माइनस 40 कर दो, कितना आ जाएगा, 60% पेरेंटल बन जाएगा। 2 पेरेंटल 60% है, 2 रिकॉम्बिनेंट 40% है। ठीक है, अब क्रॉस वाइल्ड टाइप का किससे करवाया है, इनके साथ में करवाया है, तो युग्मकों का प्रकार क्या बनेगा वो अपने को पता करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो इनका रेशियो क्या होगा रिकॉम्बिनेंट के साथ में, वो पता करना है। तो अपने को पता है क्रॉस किससे करवाया है, प्लस 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 का क्रॉस है किसके साथ में, ए बी ऑब्लिक ए बी के साथ। यहाँ से क्या आएगा, प्लस प्लस, यहाँ से क्या आएगा, ए बी, हाँ जी, इनसे क्या बना, प्लस प्लस और ए बी बना। अब अपने को पता है ये पेरेंट F1 ही तो है, ये कौन कौन से गैमेट बनाएगा। अगर रिकॉम्बिनेशन बन रहा है इसका मतलब सहलग्नता कैसी है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट लिंकेज। अगर यहाँ पर पेरेंटल ही दे देता 100%, रिकॉम्बिनेंट नहीं देता तो गैमेट ये 2 ही बनाता, प्लस प्लस और ए बी। लेकिन रिकॉम्बिनेशन बन रहा है, इनकम्प्लीट लिंकेज है, तो गैमेट कितने बनेंगे, 4 गैमेट बनेंगे। कौन कौन से याद करो, 2 तो ऐसे के ऐसे, प्लस प्लस तो इधर आ जाएगा और ए बी इधर आ जाएगा, और बाकी 2 न्यू कॉम्बिनेंट, प्लस के साथ में ए आ जाएगा और प्लस के साथ में बी आ जाएगा। ये दोनों क्या बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट, और ये दोनों क्या बन रहे हैं, पेरेंटल। ठीक है, पेरेंटल कितने हैं, 60% हैं, 2 पेरेंटल 60% हैं, तो प्रत्येक पेरेंटल कितना हो गया, तो प्रत्येक पेरेंटल की बात करूं तो 2 का 60 है तो 1 का कितना, 30% तो बनेगा, ये 30% बनेगा, ये बोलो जी। और दोनों रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, 40, तो 20% तो बनेगा ये वाला, और 20% बन जाएगा ये वाला। तो ये 4 प्रकार के तो बनेंगे गैमेट, और इनकी प्रतिशतता क्या है वो भी मैंने लिख दी है। ठीक है, अब इसको मैच कर लें और कौन सा ऑप्शन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दे दें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 93। ठीक है, प्लस प्लस 30 है और ए बी 30 है, और ऐसा ऑप्शन आ रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96। जीन ए व बी, ए व सी और बी व सी के मध्य जीन विनिमय आवृत्तियाँ, क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी बता रखी है डायरेक्ट अपने को, 6%, 15%, 21%। गुणसूत्र पर जीनों का संभव क्रम क्या होगा, आ जाए।
क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। और 96 में क्या कह रहे हैं, ए बी ए सी और बी सी, ए बी ए सी और बी सी, ठीक है। कितना कितना है, 6, 15, 21, 6%, 15% और 21% क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी बता रखी है। लिंकेज मैप बनाना है और जीनों का क्रम बताना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे पहले लेना होता है, तो सबसे पहले इसको लेना है, ठीक है। 21% है, माना ये तो बी है और ये क्या है, ये सी है। दूरी कितनी आ गई दोनों के बीच में, 21 सेंटीमॉर्गन। जितनी परसेंट क्रॉसिंग ओवर उतनी ही दूरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ए सी आ रहा है, तो ए का सी के साथ में रिलेशन, याद करो ये 21 है, तो यहाँ पर बीच में कितना होना चाहिए, 10.5 होना चाहिए। लेकिन ए सी कितना है, 15 है, और 10.5 तो सी से ये दूरी आ गई, 15 का मतलब 4.5 और जोड़ो इधर, तो सी यहाँ पे आना चाहिए। अब वो सॉरी सी नहीं, ए यहाँ पे आना चाहिए। ए सी के बीच कितनी आ गई, 15 आ गई। ए सी के बीच 15 है, कुल 21 है, तो ये 21 - 15 कितना, 6 आता है। तो ए बी के बीच कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ए बी के बीच 6 बता ही रखा है। तो क्रम क्या आ गया, या तो क्रम होगा इधर से देख लो बी ए सी, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं दे तो होगा सी ए बी, सी ए बी, ठीक है। तो आंसर बनेगा अपना बी ए सी या सी ए बी। देख लो आंसर कौन सा जा रहा है, अच्छा दोनों ही दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला गया, चौथा चला गया, ठीक है। 102, क्वेश्चन नंबर 102 देखें। ड्रोसोफिला में जीन ए तथा बी गुणसूत्र पर 10 मानचित्र इकाई दूर है। ए और बी के बीच में दूरी दे दी कितनी, 10 मानचित्र इकाई मैप यूनिट। ए बी अपॉन ए बी, इसका मतलब क्या है, ये अपॉन में लिख दे या ओब्लिक लगाकर लिख दे, लिंकेज को ये दर्शाएगा। आ जाए इस क्वेश्चन को देख लें एक बार, मिटा दें बाकी के पोर्शन को। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 102 की अपन बात करेंगे। इसमें क्या बोल रहे हैं, ए बी ऑब्लिक ए बी, ये लिंकेज को शो करेगा इस प्रकार, ठीक है। और क्या बोल रहा है, जीनी प्रारूप वाली मादा ड्रोसोफिला है ये, इसका संकरण किससे करवा दिया, ए बी ऑब्लिक ए बी वाले नर ड्रोसोफिला से करवा दिया। मादा तथा नर ड्रोसोफिला द्वारा क्रमशः कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न किए जाएंगे। ये क्या है, फीमेल है, ये क्या है, मेल है, सबको पता है भैया। अगर ये फीमेल है तो कितने गैमेट बनाएगी, इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। और ये नर है तो नर में तो पूर्ण संलग्नता, पूर्ण संलग्नता मतलब कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब है ये एक साथ जाएगा और ये एक साथ जाएगा, तो यहाँ तो दो ही प्रकार के गैमेट बनेंगे, एक गैमेट बनेगा ए बी और एक गैमेट बनेगा ये वाला। इनकम्प्लीट लिंकेज है, इसका मतलब है दो तो पेरेंटल फॉर्म के गैमेट ये वाला बन गया और दूसरा कौन सा बन गया, ए बी बन गया। और बाकी दो जो है वो कौन से बनेंगे, एक में तो कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ जाए, कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी आ जाए, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ जाए। तो मादा तो बनाएगी 4 प्रकार के गैमेट, तो फीमेल के गैमेट तो कितने हो गए, 4, और नर के कितने हो गए, नर के गैमेट हो जाते हैं कितने भैया, 2। तो आंसर देख लो कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो क्रम से मादा और नर में क्रम से पूछा है तो 4 और 2 आ जाएगा, पहला ऑप्शन। 103 देखें। समयुग्मजी ए बी की बात कर रहे हैं तथा वन्य प्रकार प्लस प्लस के मध्य क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया। इस क्रॉस में 1000 में से 700 वेस्टी जनकीय प्रकार की है। पेरेंटल टाइप कितना है, 700 है। तो रिकॉम्बिनेंट कितना है, पुनर्संयोजक कितना है, 300 है। ए बी के जीन के मध्य दूरी कितनी होगी, क्रॉस नहीं करवाना है भैया, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन्फॉर्मेशन को काम में लो और आंसर निकालो, अपना निकालो। देखें मैं मिटा रहा हूं इतनी देर।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 103, 103। 103 में कह रहा है टोटल संतति कितनी है, टोटल प्रोजेनी कितनी है 1000, पेरेंटल कितनी है, पैतृक कितनी है 700। तो रिकॉम्बिनेंट कितनी आ गई? 1000 माइनस 700 कितना आ गया? 300। अपने से पूछा क्या है? अपने से पूछा है क्वेश्चन नंबर 103 है ना ये। अपने से पूछा है ए और बी की मध्य दूरी पूछी है, डिस्टेंस बराबर किसके? परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर के। और परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन उतनी परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर। तो परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर निकाल लो। परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर कितनी आ रही है? रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? 300। कुल संततियाँ कितनी हैं? 1000। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 2 बिंदी से 2 बिंदी, 1 बिंदी से 1 बिंदी चली गई। तो परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर कितना आ गया? 30% आ गया। आया ना? 1% बराबर 1 सेंटीमॉर्गन, तो 30% बराबर कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमॉर्गन। ए और बी के बीच दूरी कितनी आ जाएगी? 30 सेंटीमॉर्गन या 30 मैप यूनिट। अरे करवाया था ना ये क्वेश्चन अभी पहले ऐसा ही, ठीक है। तो ये अपनी बात होगी किसकी? लिंकेज के क्वेश्चन की। स्टेज नंबर 2 कंप्लीट होती है इसी के साथ। ठीक है, स्टेज नंबर 3 जो है वो अपन एक साथ देखेंगे। ओके बच्चों, तो ये लिंकेज के आज के लेक्चर के क्वेश्चन जो है वो अपने कंप्लीट होते हैं। ओके, थैंक यू।